हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल A2S क्लासेस पर। होप करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग कमेंट करके बताएं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर 1 का इफ़ेक्ट इंडिया पे क्या था और आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप लोग अपनी कॉपीज़ लेके रेडी हो जाइए। जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच क्या क्या हुआ। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने 1930 में लॉन्च किया। इस बीच 8 साल का एक बड़ा गैप था। इस गैप में गांधी जी ने बहुत कुछ किया, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला, गांधी जी ने लोगों को जाके टीचिंग देना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग एक मास स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं। लोगों को समझाते थे वो कि हम लोग नॉन वायलेंट रह के कैसे एक मूवमेंट को जीत सकें, क्योंकि वायलेंट होकर हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खो दिया था। तो गांधी जी लोगों को समझाते थे कि हर मूवमेंट में हमें नॉन वायलेंट रहना है और सत्याग्रह फॉलो करना है। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं के बीच टसल थी। कुछ नेता चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लें, जैसे कि C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बना ली थी। वो लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन में पार्ट लेकर इंडिपेंडेंस पाए, लेकिन यंगर लीडर्स जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो चाहते थे कि हम लोग एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करें जिससे हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस पा लें। तो PDF में हम लोग नज़र डालते हैं स्वराज पार्टी के बारे में क्या लिखा है। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द आइडिया ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हम लोग लेजिस्लेचर के अंदर रह के ही फाइट करें इंडिपेंडेंस के लिए। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी इन 1922। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई 1922 में। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ मोर रेडिकल एजिटेशन। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम लोग एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिससे हम लोग कंप्लीट डिपेंडेंस पालें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पालें। इसी बीच दो और मेजर इंसिडेंट हुए। पहला ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड दूसरा साइमन कमीशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से लोगों को हाई प्राइसेस देने पड़ते थे गुड्स के, और जो फार्मर्स थे उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सस्ते रेट में बिकते थे, जिससे उनको उनकी फसलों के पैसे नहीं मिलते थे और उनको गवर्नमेंट को हाई टैक्सेस देना पड़ता था, जिसके वजह से बहुत पॉवर्टी बढ़ गई थी। द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। पॉवर्टी इंक्रीज्ड बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस।
पॉवर्टी बढ़ गई थी 1930 तक हाई टैक्सेस की वजह से। दूसरा पॉइंट था हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा भेजा गया था इंडिया में कि वो इंडिया के लिए संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, क्योंकि इंडियंस जो लीडर्स थे वो बारी बारी चाह करते थे कि रिफॉर्म किया जाए और हमें भी लेजिस्लेचर में पार्ट लेने का मौका मिले। तो इसके लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा कि वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कर सके। इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन और इसमें 7 मेंबर्स थे। द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली exposed some drawbacks in the government of the Idea Act of 1919। जो लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कुछ दिक्कतें बताईं और उसको रिफॉर्म करने को कहा ब्रिटेन गवर्नमेंट को 1919 में। As a result, the Simon Commission was appointed in 1927 to suggest any further reform। इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन को भेजा कि वो उसमें रिफॉर्म कर सके। This commission consists of 7 members and its chairman was Sir John Simon। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और इस कमीशन के हेड थे चेयरमैन सर जॉन साइमन। इंडियंस ने इसे बाइकॉट किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। इंडियन बाइकॉटेड इट एज देवर नो इंडियन मेंबर्स इन इट। मोरओवर देयर was no indication of Swaraj, which was the first priority of India। और इसमें कोई भी स्वराज की बात नहीं हुई थी जो कि इंडियंस का पहला प्रायोरिटी था। स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं हुई थी, इसमें बस बात हुई थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। विच दिस कमीशन अराइव्ड इन 1928 इट वॉज मेड विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर्स। जब ये 1928 में इंडिया में आया तो लोगों ने बैनर्स के साथ धरने करने लगे और नारे लगाने लगे साइमन गो बैक। आप लोग पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि बैनर्स पे लिखे हुए हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरह लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब देखते हुए उस टाइम के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने काउंटर ऑफर दिया इंडियंस लीडर्स को ताकि वो उनको मना सकें और लोगों को शांत कर सकें। उन्होंने ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और आके बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आप लोग सोच रहे होंगे डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जिसमें सब कुछ आपका होगा, सरकार भी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका, लेकिन आप रहेंगे ब्रिटेन एम्पायर के अंदर। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था। लेकिन जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो इससे खुश नहीं थे। उन्हें चाहिए थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रपोज किया।
गांधी जी ने इसके बाद लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा और अपनी 11 शर्तें बताई। और उसमें से कुछ शर्तें ऊपर आप लोग देख सकते हैं। पहला शर्त था कि आर्मी इंडियन आर्मी हो, इंडियन सिविल सर्वेंट बन सके, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको छोड़ा जाए और लैंड रेवेन्यू को 50% रिड्यूस कर दिया जाए और सॉल्ट टैक्स को बंद कर दिया जाए। और गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया कि 11 मार्च तक ये शर्तें मान ली जाएं, नहीं तो हम एक मार्च निकालेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन किसी भी नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने गांधी जी की बातें नहीं मानी। जैसे कि बच्चों हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सॉल्ट लॉ भी हटाना गांधी जी का एक डिमांड थी, लेकिन इरविन ने उसे नहीं मानी। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी। गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चुना, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सॉल्ट को गांधी जी ने इसलिए चुना क्योंकि सॉल्ट एक नेसेसरी आइटम था और ये एक ऐसा आइटम था जिसे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान यूज़ करता था, तो सारे ग्रुप्स इसके साथ कनेक्ट कर सकें, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट चुना। पीडीएफ में हम लोग नज़र डाल लेते हैं। अब महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। गांधी जी ने सोचा कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल हो सकता है सारे देशवासियों को जोड़ने के लिए। एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स वॉज अमंग मैनी डिमांड्स विच वर रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू अ लेटर टू वायसरॉय इरविन। सॉल्ट टैक्स को भी हटाना गांधी जी की एक डिमांड थी, जो कि उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखी थी। द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपने लेटर में इरविन को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी सारी डिमांड 11 मार्च तक मान ली जाए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन इरविन ने नहीं माना, तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया 12 मार्च 1930। He was accompanied by 78 volunteers. They walked for 24 days to cover a distance of 240 miles from Sabarmati to Dandi. गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ डांडी मार्च स्टार्ट कर दी, जो कि साबरमती से डांडी कोस्ट तक जानी थी। वो गांधी जी ने इसमें 24 दिन चला और 240 माइल चले। हर दिन 10 माइल कवर करते थे ऑन एवरेज। मैनी मोर जॉइंड देम इन अ वे। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ceremonially violated the law by taking a fistful of salt. गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। उन्होंने डांडी कोस्ट की पानी को उबालकर नमक बनाया और चुटकी भर नमक लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये नमक हमारे सारे देशवासियों को जोड़ सकता है। द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सॉल्ट मार्च के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। Thousands of people broke the salt law in different parts of the country. हजारों लोगों ने अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। People demonstrated in front of गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। लोग ब्रिटिशर्स के सामने ही लॉ तोड़कर उन्हें चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन
clothes were boycotted, peasants refused to pay revenue, village official resigned, tribal people violated the forest law. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम से ही फॉरेन क्लोज तो बाइकॉटेड थे। पीजेंट्स ने अब टैक्स देना भी बंद कर दिया और रेवेन्यू उन लोगों को देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लैंड के लिए। जो विलेज ऑफिशियल थे जैसे चौकीदार वगैरह, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। ट्राइबल पीपल जो उनको विलेज में जाना मना था, तो अब वो लोग भी ट्राइबल्स पीपल को फॉरेस्ट में जाना मना था फॉरेस्ट लॉ की वजह से। अब ट्राइबल पीपल ने भी फॉरेस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया और फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करने लगे। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये डांडी मार्च की पिक्चर्स हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एक लेवल अप था। जैसे कि हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में बोला था कि ब्रिटिशर्स को कॉरपोरेशन बंद कर देना है, तो उसी में एक लेवल अप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉरपोरेशन तो बंद करना ही था, साथ में जो लॉज थे उनको भी ब्रेक करना था, ताकि सोसाइटी में चेंजेस आ सके और सोसाइटी यूनाइट हो सके, और जो इंडियंस के खिलाफ लॉ बने हैं वो वापस लिए जा सकें और इंडिपेंडेंस पाई जा सके। तो पीडीएफ में नज़र डाल लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस इज़ द थ्योरी दैट वन शुड ब्रेक अ लॉ और रूल इन ऑर्डर टू मेक सोसाइटी बेटर। सिविल डिसोबीडियंस का मानना था कि लॉ ब्रेक किया जाए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। द पर्सन हु प्रैक्टिसेस सिविल डिसोबीडियंस बिलीव दैट सोसाइटी शुड बी रिस्पेक्टेड ओवरऑल, बट दैट सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट नीड टू बी चेंज। जो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करता है वो सोचता है कि सोसाइटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सोसाइटी में अच्छे अच्छे चेंजेस आने चाहिए। ही रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ लॉ और रूल इन जनरल, बट बिलीव दैट अ स्पेसिफिक लॉ रूल इज अनजस्ट। वो लॉ को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जो अनजस्ट के लिए, मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए लॉ बने होते हैं, उसका वो रिवॉल्ट करता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को ब्रिटिशर्स का कॉरपोरेशन तो बंद करना ही था, साथ में जो अनजस्ट लॉ थे उनको भी ब्रेक करना था। सीबीएसई बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड सिविल। आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोनों मूवमेंट में क्या क्या अलग था। पहले हम लोग जानेंगे कि दोनों मूवमेंट कब स्टार्ट हुए। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि दोनों मूवमेंट कितने दूर तक स्प्रेड हुए। तीसरा, दोनों मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। चौथा पॉइंट होगा हमारा कि किस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया और किस में नहीं किया। और लास्ट पॉइंट होगा हमारा कि कब दोनों मूवमेंट ख़त्म हुए। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में और वो कॉल्ड ऑफ हुआ 1922 में। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1930 में और कॉल्ड ऑफ हुआ 1931 में। कितने दूर तक फैला ये जानने तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एक रीजन तक स्पेसिफिक था, मतलब एक जगह तक ही स्पेसिफिक था। वहीं सिविल डिसोबीडियंस पूरे देश भर में और वर्ल्ड वाइड भी फैला। दोनों मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग स्टॉप कर दें अपना कॉरपोरेशन टूवर्ड्स
ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करना बंद कर दें। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोटिव था कि हम कॉरपोरेशन तो रोकें ही, साथ ही में हम अनजस्टिस लॉ भी ब्रेक करें। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन बोथ मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था गांधी जी ने। उसमें मुस्लिमों ने बड़े हद तक पार्टिसिपेट किया। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसमें उस टाइम हिंदू लीडर्स ज़्यादा पावरफुल थे। तो मुस्लिम सोचते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो इसलिए मुस्लिम्स ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, मुस्लिम लीग। और इस टाइम तक मुस्लिम और हिंदुओं में दंगे भी स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए मुस्लिमों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। कब दोनों मूवमेंट ख़त्म हुए? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चौरी चौरा वायलेंट इंसिडेंट के वजह से 1922 में एंड हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट की वजह से 1931 में बंद हुआ। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा आप लोग बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नज़र डालते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के परसेप्शंस क्या थे मूवमेंट को लेके। पहले हम लोग फार्मर्स के परसेप्शन को जानेंगे। फार्मर्स का परसेप्शन ये था कि उनके हाई रेवेन्यूज़ कम किए जाए या बिल्कुल ना लिए जाए। उनका स्वराज का मीनिंग यही था कि उनसे हाई रेवेन्यूज़ ना लिया जाए। तो हम लोग पीडीएफ में देखते हैं क्या लिखा है। फॉर द फार्मर्स द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़. When the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised, the farmers were highly disappointed. जब 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, तो फार्मर्स डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उनका मोटिव था रेवेन्यू कम कराना, जो कम नहीं हुआ। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में रीलॉन्च करने का सोचा, तो फार्मर ग्रुप ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि पिछली बार भी इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिली, तो इस बार भी इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए फार्मर ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये थी पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर ग्रुप इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिजनेस ग्रुप का पार्टिसिपेशन जान लेते हैं। बिजनेस ग्रुप कांग्रेस के करीब थी, तो वो कांग्रेस को फंड देती थी, और बिजनेस ग्रुप का इसमें पार्टिसिपेट करने का मोटिव ये था कि वो आज़ादी पाकर एक फ्री स्पेस में अपनी प्रोडक्टिविटी और बिजनेस को और बढ़ा सकें, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन बिजनेसमैन को आगे नहीं बढ़ने देती थी। तो बिजनेसमैन चाहते थे कि हम कांग्रेस का सपोर्ट करें और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पाके हम लोगों को अपलिफ्ट होने में मदद करे, और बिजनेसमैन ही थे जो कांग्रेस को फंड देते थे उनकी पार्टी चलाने में। तो हम लोग पीडीएफ में देखते हैं क्या लिखा है। द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कमर्शियल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries were
formed in 1927. इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस दोनों 1920 में बनी और FICCI बनी 1927 में. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज was formed in 1927. These were the result of attempts to bring the common business interest on a common platform. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे सारे बिजनेसमैन अपना सोच और इंटरेस्ट रख सकें. फॉर द बिजनेसमैन स्वराज meant a end to oppressive colonial policy. बिजनेसमैन के लिए स्वराज मतलब था कि जो ब्रिटिश ने कॉलोनियल पॉलिसी बनाया है बिजनेस के अगेंस्ट, तो वो उससे छुटकारा पा सके. दे वॉन्टेड अ इन्वायरमेंट विच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लरिश. वो ऐसा इन्वायरमेंट चाहते थे जहाँ वो लोग फ्री हों और अपना बिजनेस और बढ़ा सकें. They were apprehensive of militant activity and of growing influence of socialism among the younger member of the Congress. बिजनेसमैन को एक दिक्कत थी कांग्रेस से कि उसके जो यंगर मेंबर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सोशलिज्म में ज़्यादा हेल्प करते थे. तो ये लोग क्लोज थे वर्कर्स ग्रुप के. तो इस वजह से बिजनेसमैन थोड़े परेशान थे. अगला पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का. इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट में ज़्यादा चढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस मूवमेंट में बिजनेसमैन क्लोजली रिलेटेड थे कांग्रेस पार्टी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. तो उसके वजह से वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वर्कर्स की डिमांड्स बिजनेसमैन के खिलाफ ही थी. वर्कर्स की डिमांड क्या थी कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, वर्किंग आवर्स कम किए जाए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा किया जाए. तो ये सब डिमांड्स बिजनेसमैन के खिलाफ थी और बिजनेसमैन कांग्रेस के करीब थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी करीब थे. इसलिए वर्कर्स ने इस मूवमेंट में चढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया. कुछ जो अपने मन से पार्टिसिपेट किए उन्होंने किया, बाकी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया. द PDF में देखते हैं क्या लिखा है. द इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोड ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उन्होंने कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. सिंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट. क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब थे तो वर्कर्स ने कांग्रेस से दूरी बना ली. बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. लेकिन कुछ वर्कर्स ने अपनी चाह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हेंस प्रेफर टू कीप द वर्कर्स डिमांड एट अ बे. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को इस मूवमेंट से दूर रखे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे जो कांग्रेस को फंड देते थे और उससे ही कांग्रेस चलती थी. इसलिए कांग्रेस ने वर्कर्स की डिमांड से दूरी बना ली. नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वुमेन्स पार्टिसिपेशन. वुमेन्स ने पार्टिसिपेट कैसे किया ये हम लोग जानते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक लौता मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया. ये पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने चढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट किया. इससे पहले वुमेन्स ने किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था. वुमेन्स ने भी अलग अलग जगह पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सॉल्ट बनाया और चढ़ बढ़कर गांधी जी को सपोर्ट किया इस मूवमेंट में.
रोड्स पे वुमेन्स ने रैलीज निकाली, फॉरेन क्लॉथ को बंद किया और धरने पर भी बैठी। पीडीएफ में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। However, most of the women were from high caste family in the urban areas. वुमेन्स ने इस मूवमेंट में चढ़ बढ़कर लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट किया और ये वुमेन्स वो थी जो कि हाई कास्ट की थी अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ की वुमेन्स वो थी जो रिच पीजेंट्स की वाइफ थी। But for a long period, the Congress was reluctant to give any position of authority to women within the organization. बड़े लॉन्ग पीरियड तक कांग्रेस वुमेन्स को अपनी पार्टी में कोई पोजीशन नहीं दे पाई। द कांग्रेस वॉज जस्ट कीन ऑन द सिम्बॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन। लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा फील कर रही थी कि वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वुमेन का इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का एक और मोटिव था कि वो लोग इस मूवमेंट को एज अ सेक्रेड ड्यूटी, मतलब अपने धर्म की तरह मान रही थी कि हमारा धर्म है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट पे कैसे रिस्पॉन्स किया। ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट पे ब्रूटल रिस्पॉन्स किया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडियंस इतना सब कुछ कर रहे हों और ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ रख के बैठे। तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया लीडर्स को अरेस्ट करना। उन्होंने पहले अब्दुल गाफर खान, जो कि रीजनल गांधी कहलाते थे, उनको अरेस्ट किया। कुछ देर बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा भर गया और लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश बिल्डिंग्स पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, रेलवे स्टेशन पे, और लोगों ने वुमेन, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स ने बहुत लोगों को मारा। लाखों लोगों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो हम लोग देखते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहले थे अब्दुल गाफर खान, जिन्हें रीजनल गांधी कहलाते थे। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, जिसके वजह से वायलेंट क्लैशेस होने लगे इंडियंस और ब्रिटिश के बीच। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। एक महीने के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स सच एज पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। जो ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स थी उस पे लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इवन वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर बीटन अप। वुमेन्स और चिल्ड्रन को भी मारा गया। अबाउट 1000 पीपल वर अरेस्टेड। लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इतना वायलेंस देखकर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 5 अप्रैल 1931 को विड्रॉ कर लिया गया, और ये विड्रॉ किया गया गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगी। इसके बेनिफिट में आप लोग रिलीज़ करोगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो कि इंडियंस के लाखों में आप लोगों ने जेल में डाल रखे हैं। गांधी जी 1931 में लंदन गए। नेगोशिएशन ब्रोक डाउन हो गई, नेगोशिएशन नहीं हो पाई, जिसके वजह से गांधी वापस आए। लेकिन गांधी जी ने देखा कि अभी भी लीडर्स कांग्रेस के जेल में हैं, तो गांधी जी ने 1934 में वापस रीलॉन्च करने की कोशिश की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन
उसने अपना मोमेंटम खो दिया था। जैसे कि हमने पीछे देखा कि फार्मर्स का रेवेन्यू कम नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से रिजेक्ट कर लिया, वैसे ही बाकी ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट करने से रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, उसमें क्या क्या डिक्लेरेशन साइन हुए। व्हेन थिंग्स बिगिन टू टेक अ वायलेंट टर्न, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जब मूवमेंट वायलेंट होने लगा तो गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ही साइंड अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। दिस वॉज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। एज पर द पैक्ट, गांधी जी एग्री to participate in the round table conference in Delhi. In return of that, government agreed to release the political prisoners. इस एग्रीमेंट के द्वारा गांधी जी ने ये एग्रीमेंट की कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और इसके रिटर्न में आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। तो गांधी जी वेंट टू लंदन इन दिसंबर 1931. The negotiation broke down and Gandhiji had to return with disappointment. Gandhiji went to London in December 1931. The negotiation broke down and Gandhiji had to return with disappointment. गांधी जी ने जो एग्रीमेंट में साइन किया था कि मैं लंदन में पार्टिसिपेट करूंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो दिसंबर 1931 में पार्टिसिपेट करने गए, लेकिन वहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाई जिसके वजह से गांधी जी को डिसअपॉइंट होके वापस आना पड़ा। गांधी जी को नाखुश होकर वापस इंडिया आना पड़ा। गांधी जी come back to India, he found that most of the leaders were put in the jail. जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी कांग्रेस के लीडर्स जेल में ही हैं। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को बैन कर दिया गया है और कांग्रेस को इलीगल ठहरा दिया गया है। मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। और मीटिंग्स करना बंद करा दिया गया है, बाइकॉट कराना बंद करा दिया गया है और धरने पर बैठना या विरोध करना भी बंद करा दिया गया है। महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement. By 1930 the movement had lost its momentum. जैसे कि हमने पीछे देखा कि गांधी जी ने दोबारा 1932 में मूवमेंट को लॉन्च करना चाहा, लेकिन जो फार्मर्स थे उनके रेवेन्यू कम नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। वैसे ही बाकी ग्रुप्स ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि मूवमेंट से कुछ तो मिल नहीं रहा, बस मूवमेंट में मूवमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। इसीलिए मूवमेंट 1934 तक अपना मोमेंटम खो गया, इसीलिए फिर से वो रीलॉन्च नहीं हो पाया। ये हैं कुछ पिक्चर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। पिक्चर्स हम इसमें स्लाइड्स में इसलिए रखते हैं कि आप लोग विजुअलाइज कर सकें और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा सकें। तो आप लोग देख लीजिएगा और ये पीडीएफ हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था? मूवमेंट के दो लिमिटेशन थे, पहले कास्ट सिस्टम, दूसरा रिलीजियस। कास्ट सिस्टम ऐसे लिमिटेशन था कि दलित जिन्हें हरिजन कहा जाता था, उन्हें जो अपर ब्राह्मण थे वो
अनटचेबल मानते थे और उनसे दूर रहते थे, जिसके वजह से दलित डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे। इसलिए उन्होंने मूवमेंट में इतना चढ़ बढ़कर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपर हिंदूज हैं, अपर कास्ट हिंदूज हैं, तो वो अगेंस्ट होंगे दलित के। तो इसलिए दलित ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और भीमराव अंबेडकर जी ने भी इलेक्टोरल स्टेट के लिए प्रपोज किया। इलेक्टोरेट स्टेट मतलब एक रीजन जहां बस दलित हों और लीडर जो चुन के आए वो भी दलित हो। लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे, तो गांधी जी ने इसका अपोज किया और अंबेडकर और गांधी जी में नेगोशिएशन हुआ कि मैं इलेक्टोरेट स्टेट का प्रपोज़ल वापस ले लूँगा, लेकिन उन लोगों ने रिजर्व कर दी सीट्स फॉर दलित। तो हम लोग पीडीएफ में देखते हैं अब क्या लिखा है। मैनी दलित लीडर्स वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ दलित कम्युनिटी। दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन educational institution and separate electorate for Dalit. Dalit participation in civil disobedience movement was limited. Dr. Bhimrao Ambedkar organized the Dalit into the Depressed Classes Association in 1930. He clashed with Mahatma Gandhi during the second round table conference on the issue of separate electorate for Dalit. जो हमने आपको समझाया वही सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ को एक बार पढ़ लें। लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस टू पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में? मुस्लिम्स ने मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि तब तक मुस्लिम और हिंदुओं के बीच क्लैशिश होने लगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में तो मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट के साथ पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आने तक हिंदू और मुस्लिम के बीच दरारें बढ़ गईं। जैसे भी कोई भी रैली होती थी तो लोग एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते थे ऑन रिलीजियस बेसिस। और मुस्लिम लीडर्स ने एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग डिमांड करती थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट स्टेट का, जहां बस मुस्लिम पीपल्स हो और लीडर भी जो चुन के आए वो मुस्लिम ही हो। और पाकिस्तान एक सेपरेट इलेक्टोरेट का ही एग्जाम्पल है जो जिन्ना ने प्रपोज किया था और वही बाद में पीएम बना था पाकिस्तान का। तो हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम बिकम alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress was more visibly associated with the Hindu religious nationalist. 1920 के बाद ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी थी। मोहम्मद अली जिन्ना was an important leader of the Muslim League. मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। He was willing to give up the demand for separate electorate, but he wanted reserved seat for Muslim in the Central Assembly. वो अपनी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस देने पे मंजूर थे, लेकिन उन्हें चाहिए था रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम। लेकिन इंडियंस जो थे, इंडियंस लीडर्स या हिंदू लीडर्स, वो
इसके खिलाफ थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसका यहाँ तक था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, और हमने अभी पढ़ा लिमिटेशंस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग नज़र डालेंगे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ लिया, लेकिन अब एक साथ रह के कैसे रहा जाए उसके बारे में जानेंगे। तो एक साथ रहने में कुछ मदद तो मूवमेंट में यूनाइट होके लड़ने से आया, और कुछ कल्चरल प्रोसेसेस की वजह से। कल्चरल प्रोसेसेस जैसे फोकलोर्स, इमेज ऑफ भारत माता, सॉन्ग वंदे मातरम एंड नेशनल फ्लैग। तो हम एक एक करके जान लेते हैं इन सब ने कैसे मदद की कलेक्टिवनेस की फीलिंग के लिए। तो पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तब बढ़ी जब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम सब एक देशवासी हैं। When they discover some unity that binds them together, और उन लोगों ने कुछ यूनिटी ढूंढ ली जो उन्हें एक साथ बांध के रखती है। The united struggle for the independence help in building the sense of collective belonging। कुछ तो साथ में स्ट्रगल करने की वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ गई, और कुछ कल्चरल प्रोसेसेस की वजह से। Additionally, a variety of cultural processes also capture the spirit of nationalism, और कुछ हेल्प किया कल्चरल प्रोसेसेस ने नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इमेज ने कैसे हेल्प किया कलेक्टिवनेस के लिए और नेशनलिज्म के लिए। जैसे कि लोगों ने स्टार्ट कर दिया डिपिक्ट करना भारत माता की इमेज। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि भारत माता की एक इमेज दिखाई गई है। ऐसे लोगों ने भारत माता को इमेज करना स्टार्ट कर दिया। तो पीडीएफ में नज़र डालते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। नेशन को लोगों ने एक भारत माता की पिक्चर के साथ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदरहुड। जो भारत माता की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी वो मदरलैंड के लिए थी। वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870s। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सॉन्ग वंदे मातरम ने और हेल्प किया फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के लिए, जो उन्होंने 1980s में लिखा। और ये गाना पहली बार स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के टाइम बजा, और डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसका डिफरेंट वर्जन बना के स्प्रेड किया अलग अलग जगह। दिस वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। डिफरेंट। अब हम लोग जानेंगे कि फोकलोर्स ने कैसे हेल्प किया नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने में। जो बड़े बड़े राइटर्स थे वो गाँव में जाके गाँवों की रीजनल स्टोरीज़ के बारे में लिखने लगे और उसको लिखकर पब्लिश करने लगे, जिसके वजह से लोग उसको पढ़ के एकजुट और एकता की फीलिंग उनमें आने लगी। नेशनलिज्म एंड कलेक्टिवनेस की फीलिंग आने लगी। मैनी नेशनलिस्ट लीडर टुक हेल्प ऑफ folk tales to spread the idea of nationalism. It was believed that the folk tales revealed the true picture of traditional culture. जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने फोक टेल्स को
यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों में वो नेशनलिज्म की फीलिंग ला सके। अब नेशनल फ्लैग ने कैसे मदद किया, अब वो जानते हैं। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नेशनल फ्लैग बनाए गए। पहला नेशनल फ्लैग बनाया गया जिसका ट्राई कलर था, रेड येलो ग्रीन। उसमें एक सन था और मून था बॉटम में, और बीच में वंदे मातरम लिखा था, और ऊपर 8 लोटसेस होते थे, जो कि 8 लोटसेस रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंशियल स्टेट, जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। अब हम लोग PDF के थ्रू जान लेते हैं। द नेशनल फ्लैग विच वी सी टुडे हैज़ इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस। अ ट्राई कलर red, green and yellow was used during the Swadeshi movement. There were 8 lotuses on it which depict the 8 provinces of British India. There was a crescent moon on the flag which represent Hindus and Muslims. Gandhi had designed the Swaraj flag by 1921. It was also a tricolor, red, green and white, and there was a spinning wheel in the center. गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग बनाया 1921 में, जिसका कलर था रेड, ग्रीन और वाइट। ये था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।